हर्ष जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट और मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। हर्ष जी, जो विषय पे इस समय हम कर रहे हैं, ये सच में अपने आप में एक चिंता का विषय है, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति, एक दंगा चलाने वाला इतना अपराधी बन जाए, इतना उसको पॉलिटिकल सिलेक्शन दिया जाए, इतना उसके सिर पे हाथ रखा जाए कि वो अपने आप में एक अघोषित डॉन की तरह एक्ट करने लगे, तो ये सच में चिंता का विषय है। जिसने उसको संरक्षण दिया, सब इसके लिए जिम्मेवार है। ठीक है हांडा जी, बात को पूरा करिए सर, जल्दी से, समय कम है। हांडा जी सर, समय तो कम हो गई ना, समय बर्बाद पहले आधा उन्होंने कर दिया, बाकी इन्होंने कर दिया। अपनी अपनी टर्म में बोले, सब तो अच्छा लगता है ना सर। हांडा जी, जो समय बर्बाद करेगा जनता, उसका समय बर्बाद करती है ना सर, फिर वोट नहीं देती ना, जनता देखती है ना, टीवी डिबेट हो चाहे फिर। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी आज इल्जाम लगाते हैं कि यहां पे लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाया हुआ है, तो 2021 में इसी शाइस्ता को, जिसके की पति जेल में थे, उन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन कराई और मेयर का कैंडिडेट भी बनाया। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अतीक एमपी बन के पहुंचा था, मालूम है आपके दर्शकों को, वो नेहरू जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, नेहरू जी ने वहां से इलेक्शन लड़ा था। ये लोगों की तारे कहां तक गई हुई हैं बात। और दूसरी बात, संदीप जी को मैं याद दिला दूं, शायद ये भूल गए हैं कि 2008 में जब इनका नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके अगेंस्ट आया था और जब इनको लाले पड़ गए थे, तो इन्होंने एक एक सांसद को कांटेक्ट करना शुरू किया था और ऐसे में उन सांसदों की लिस्ट बनाई गई थी जो जेल में बैठे हैं, लेकिन शायद इनकी कहीं मदद कर पाए। तो ऐसे में इन्होंने अतीक अहमद को भी कांटेक्ट किया था और अतीक अहमद को वहां से पैरोल पे छुड़वा के, इनके पैरोल पे छुड़वा के अतीक को स्पेशली लाया गया था ताकि वो कांग्रेस के हक में वोट कर सके। विनय कुमार जी, आपने सवाल पूछने का काम किया। संदीप जी ने कहा कि बीजेपी सरकार में था, तो संदीप जी का जवाब वो देंगे। हांडा जी, बीजेपी का गेस्ट इसलिए यहाँ पर बैठा है सर डिबेट में। विनय कुमार जी, पूरी डिबेट खराब करने की कोशिश आप मत करिए सर। मैं मुद्दे की बात में आवाज आपकी डाउन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा रूल है कि मुद्दे की बात में मैं आवाज को डाउन नहीं करता हूँ। अगर आपका चिल्लाने का शौक है तो जाइए सड़कों पर चिल्लाइए और अतीक के हमदर्द बनिए। और उनके पास आ जाए जो कि बैंड हो, इतना उनमें जिगरा हो, इतना उनका कोऑर्डिनेशन हो कि वो 18-20 सेकंड के अंदर इतने राउंड फायरिंग कर दें और उसके बाद भी वो इस तरह से प्रिटेंड करें कि जैसे हम बड़े मुजरिम बनना चाहते थे, इसके लिए हमने इसकी किलिंग की। ये डेफिनेटली पक्की बात है कि जो 3 लोग सामने आ रहे हैं ना, ये सिर्फ चेहरे नहीं, ये मोहरे हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। ठीक 11 बज गए हैं और वक्त हो चला है मुद्दे की बात आपके सामने लाने का, जिसमें हम मुद्दा उठाएंगे अतीक अहमद का और सच जानने की कोशिश करेंगे उस 8 सेकंड 48 घंटे का। क्योंकि ये कहा जाता है कि अतीक और अशरफ की हत्या की प्लानिंग महज 48 घंटों के अंदर की गई और 8 सेकंड के अंदर काम तमाम कर दिया गया, अतीक का भी और अशरफ का भी। लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन नेताओं, उन राजनेताओं पर भी सवाल उठते हैं जो माफियाओं को संरक्षण देते हैं और उसके बाद ये कितना फैलता है कि वो उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों के अंदर उसे खत्म करने के लिए सालों साल लग जाते हैं। लेकिन आज बात देश के उस सिस्टम की भी होगी कि आखिर हमारे देश का सिस्टम ऐसा क्यों है जहां पर एक इंसाफ के लिए सालों साल अदालत में पैर घिसटने पड़ते हैं। आखिर मेरे देश का सिस्टम ऐसा क्यों है कि रेप के आरोपी को 16 साल तक सजा नहीं मिल पाती। एक मां पुलिस थाने के तक चक्कर काटते रहती है, कोर्ट के चक्कर काटते रहती है। मेरे देश का सिस्टम आखिर ऐसा क्यों है कि 1000 लोगों पर सिर्फ एक पुलिसकर्मी है। मेरे देश का सिस्टम आखिर ऐसा क्यों है कि 2500 लोगों पर सिर्फ एक जज है। इन तमाम सवालों पर आज हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुद्दे की बात जब हम उठाते हैं तो आपके सवाल का उत्तर भी ढूंढने की कोशिश उन राजनेताओं से करते हैं जिनको आप
विधानसभा के अंदर भेजते हैं, लोकसभा राज्यसभा के अंदर भेजते हैं। तो शुरुआत मुद्दे की बात की करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। आपको जानकारी ताजा देंगे क्योंकि कहा जा रहा है कि यूपी में खत्म होगा जल्द से जल्द माफिया राज। और आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं कि 61 से ज्यादा माफियाओं के नामों की लिस्ट बना ली गई है और लिस्ट में अतीक के बेटे उमर का नाम भी शामिल है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी का नाम भी लिस्ट में शामिल किया गया है, जो जानकारी हर कोई सच जानना चाहता है। लेकिन वो चिट्ठी है जो शाइस्ता परवीन लिखती है योगी सरकार को, ये वो चिट्ठी है जो अशरफ लिखता है अदालत को। शाइस्ता और अशरफ की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। शाइस्ता की तरफ से ये लिखा गया है कि जब से मिट्टी में मिला देने वाला बयान सामने आया है, कुछ लोग साजिश रच रहे हैं, मेरे पति और मेरे पुत्रों की हत्या कर दी जाएगी, यानी मेरे बेटे की हत्या कर दी जाएगी। ये सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम चिट्ठी लिखी गई शाइस्ता परवीन की तरफ से। लेकिन अशरफ की तरफ से जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें भी ये लिखा गया है कि हत्या की साजिश रची जा रही है, जिस वक्त इस वक्त आप देख रहे हैं, और कहा जा रहा है कि हमें कहीं पर भी मरवा दिया जा सकता है। ये अदालत को चिट्ठी लिखी गई, सीजेएम कोर्ट को चिट्ठी लिखी गई अशरफ की तरफ से। जो दोनों चिट्ठी जेके 24/7 न्यूज एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है, जिसके जरिए लगातार ये कहा जा रहा था कि इस चिट्ठी में वो नाम है जिसका पता लगाने की कोशिश की जाएगी और आगे आने वाले समय में काफी कुछ सच सामने आ सकता। सवालों को हम रखते हैं मुद्दे की बात में और आपसे जब सवाल आपके सामने रखते हैं तो उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं। यूपी में कब खत्म होगा माफिया राज? सवाल ये भी रहेगा मुद्दे की बात में कि आखिर जब उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया बढ़ने लगा और उसका खात्मा हुआ तो कानून व्यवस्था पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, जैसा कि राजनेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कहाँ है अतीक की पत्नी शाइस्ता और अशरफ? ये भी माफ करिएगा गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन कहाँ है, ये भी सवाल उठता है। और आखिर कब तक वो सामने आएंगे, ये भी सवाल उठता है। आखिर क्यों माफियाओं को संरक्षण मिलता है, राजनेता आखिर क्यों माफियाओं को संरक्षण देते हैं, मुद्दे की बात में आज ये भी हम सवाल उठाने जा रहे हैं। और अतीक और अशरफ की हत्या का आखिर सच क्या है, उस 48 घंटे का सच और उस 8 सेकंड का सच आज हम जानने की कोशिश करेंगे मुद्दे की बात में, जिसके लिए हम मुद्दे की बात आज आपके सामने लेकर आए हैं और राजनेताओं से सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुलाकात आपकी करवा देते हैं और उसके बाद अपने संवाददाता का भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले 3 खास मेहमान है, मुलाकात आपकी करवाता हूं। डॉक्टर आशीष हांडा जी हैं, नेता हैं बीजेपी से। आशीष हांडा जी, आपका स्वागत कर रहा हूं मुद्दे की बात में। विनय कुमार सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विनय कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, समाजवादी पार्टी से आप हैं। संदीप त्रिपाठी जी हैं। संदीप त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप कांग्रेस के नेता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन 3 खास मेहमान लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं मुद्दे की बात में। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर आशीष हांडा जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। आपकी सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करूं या केंद्र की बात करूं, माफियाओं का खात्मा ऐसे ही होगा क्या? क्योंकि तमाम राजनेता आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तमाम जो चीजें की हुई हैं एक इशारे पे की गई हैं, चाहे वो अधिकारी हैं या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उनके इशारे पर यह सब किया गया। देश में ना तो संविधान नाम की कोई चीज सामने रखी जा रही है बीजेपी सरकार की तरफ से, ना कोई कानून व्यवस्था, लेकिन माफियाओं का खात्मा आप लोग ऐसे ही करेंगे। ये राजनेताओं के सवाल हैं, तमाम बड़े राजनेता विपक्ष के आप पे सवाल खड़े कर रहे हैं। आशीष जी, सबसे पहले आप इससे सवाल, क्योंकि सरकार आपकी है। हर्ष जी, आपको, मेरे को पैनलिस्ट और सभी पार्टी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। हर्ष जी, जो विषय पे इस समय हम कर रहे हैं ये सच में अपने आप में एक चिंता का विषय, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति, एक दंगा चलाने वाला अपराधी बन जाए, इतना उसको पॉलिटिकल सिलेक्शन दिया जाए, इतना उसके सिर पे हाथ रखा जाए कि वो अपने आप में एक अघोषित डॉन की तरह एक्ट करने लगे, तो ये सच में चिंता का विषय है। जिसने उसको संरक्षण दिया सब इसके लिए जिम्मेवार है। लेकिन हाँ, किसी की भी पुलिस कस्टडी जाना, उसको मारे दिया जाना, ये सच में एक और चिंता का विषय है, एक और पहलू खड़ा करता है। इसको किसी भी तरीके से तर्कसंगत, न्याय संगत नहीं माना जा सकता। इसीलिए पहले 1 घंटे में ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए 17 पुलिस कर्मियों को इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया गया, 2 SIT बिठा दी गई और अब सुप्रीम कोर्ट में भी आने वाले कुछ दिनों में इसके ऊपर सुनवाई होने वाली है। ये अपने आप में चिंता का विषय है कि कोई भी आदमी इतने नजदीक उनके कैसे पहुंच गया, लेकिन ये एक सोची समझी साजिश है जो हमें समझना होगा, क्योंकि ये सब एक प्लान्ड स्ट्रेटेजी के अंतर्गत किया गया।
बहुत बड़े बड़े लोगों का इसमें नाम खुलने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इतनी प्लानिंग करना कि 3 अलग अलग तरफ से लोग एक साथ एक जगह इकट्ठे हो जाएं, एक ही होटल में रुकें, 8-10 लाख की पिस्टल उनके पास आ जाए जो कि बैंड हो, इतना उनमें जिगरा हो, इतना उनका कोऑर्डिनेशन हो कि वो 18-20 सेकंड के अंदर इतने राउंड फायरिंग कर दें, और उसके बाद भी वो इस तरह से प्रिटेंड करें कि जैसे हम बड़े मुजरिम बनना चाहते थे, इसके लिए हमने इसकी किलिंग की। ये डेफिनेटली पक्की बात है कि जो 3 लोग सामने आ रहे हैं ना, ये सिर्फ चेहरे नहीं, ये मोहरे हैं। ये 3 के ऊपर कोई चौथा है जो इनको कोऑर्डिनेट कर रहा है, और उसके ये बता दीजिए मोहरे किसके? जी वही जी, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हूं सर, मैं सिर्फ एक पक्ष रखने के लिए यहाँ पे आया कह रहे हैं ना मोहरे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही बता पाएगा, लेकिन मैंने सोचा आपको अगर पता हो तो आप प्रत्यक्ष रूप से जी नहीं, मेरे को उतनी नॉलेज नहीं है सर कि मैं बता पाऊं कि किसके मोरे हैं, लेकिन हाँ इशारा कहाँ जाता है सर, जो तरीके हैं देख पाएंगे। एक मिनट आशीष जी जो तरीके हैं उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमने देखा ना कि बड़े लोग कह रहे थे गाड़ी पलटेगी, साबरमती से लेकर प्रयागराज तक आप बड़ी बड़ी गाड़ी में पुलिस लेके आती है, बड़ी बड़ी गाड़ी में, जिसमें दुनिया भर के अधिकारी होते हैं, इतनी बड़ी गाड़ी में होते हैं, लेकिन जब मेडिकल के लिए जाया जाता है तो रात को जीप में लेके जाया जाता है, उसी प्रयागराज के अंदर जहां पर खौफ खाते हैं अतीक से लोग। मतलब तरीके ऐसे हैं ना जिस पर सवाल खड़े होते हैं। पुलिस अधिकारी से मैं संपर्क कर रहा था, वेदभूषण जी से संपर्क किया, वो आ नहीं पाए, नहीं तो उनसे मेरा ये सवाल होता। कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आपने साबरमती से लेकर प्रयागराज तक लाने की कोशिश की, लेकिन जब वहां पर गए अस्पताल के अंदर तो जीप में लेके गए। ये दरअसल पुलिस वाले बताएं तो बेहतर होगा, आप तो राजनेता हैं, लेकिन जब मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा हूं तो एक एक सवाल सबसे लेता हूं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। मैं आपके पास आ रहा हूं विनय कुमार सिंह जी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार आपकी भी उत्तर प्रदेश के अंदर रही है, फिर कांग्रेस के पास जाऊंगा क्योंकि केंद्र को लेकर भी कुछ सवाल उठते हैं, तो कांग्रेस से भी सवाल बनता है। आप बताइएगा विनय कुमार जी, कैसे देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो इसी बात को बताइएगा, उत्तर प्रदेश में माफिया तो आप खत्म नहीं कर पाए, लेकिन जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, माफियाओं का अंत हो रहा है, तो आपको दर्द क्यों हो रहा है विनय कुमार जी? देखिए, पहली चीज कि माफिया के जाने से, माफिया के गिरफ्तार होने से किसी को भी दर्द नहीं होगा। दर्द किसको होगा, ये अशरफ ने अपने पत्र में, जैसा हम देख रहे हैं, वो लिखा हुआ है। दर्द होगा भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित प्रयागराज के मंत्री को और मंत्री से जुड़े हुए सरकार के नुमाइंदे को। दर्द होगा उन्हें जो उसके साथ जमीन का व्यवसाय करते थे तथाकथित लोग। दर्द उन्हें होगा कि उनका नाम उजागर न हो जाए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी से बहुत पहले अतीक को बाहर का रास्ता दिखा चुके, क्योंकि उसके कृत्य ऐसे नहीं थे कि उसे जो है किसी पार्टी में राजनीतिक संरक्षण दिया जा सके। आ रहा हूं आपके पास, बात पूरी होने दीजिए। दिया जा सके, लेकिन 6.5 साल की सरकार हो गई भारतीय जनता पार्टी की। इस पौधे को कितने लोग पानी दे रहे थे, किस तरीके से दे रहे थे, ये बहुत जल्दी अगर ईमानदारी से खुलासा किया जाए तो खुलासा हो भी रहा, होगा भी। लेकिन कई कई सवालिया निशान खड़े होते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर। जिस तरीके से उसकी सुरक्षा को कम करके और रात में 10 बजे उसे मेडिकल चेकअप के लिए ले आया जाता है, 3 शूटर आते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, पुलिस काउंटर अटैक नहीं करती है और नहीं बड़े सभ्यता से उनके कमर को देखिए, अभी आपके चैनल दिखा रहा, कमर को पकड़ करके खींचा जा रहा है कि आप भाई साहब अब हो गया, अब रहने दीजिए। आपकी बात नहीं नकारा, एक मिनट सर, आप सुन लीजिए। सूरज कली को जानते हैं आप? जी, सूरज कली को जानते हैं आप? भैया सूरज कली कौन है ये तो नहीं जानता मैं। तो फिर आपका डिबेट में बैठने का कोई फायदा नहीं सर। मैं बता देता हूं सूरज कली कौन है और जवाब मैं आप ही से चाहूंगा। सूरज कली कुशवाहा वो हैं जो 12 बीघा जमीन के लिए लड़ती आ रही हैं अतीक अहमद से कि भैया मेरी 12 बीघा जमीन है। उन्होंने गोलियां खाई, उनके पति ने गोलियां खाई, उसके बेटे ने गोलियां खाई, आज भी वो लड़ रही हैं। मैं बीजेपी से भी इस सवाल को लूंगा सर, लेकिन आपसे लेता हूं। आपकी सरकार में गई, वो विधायक के पास गई, आपकी सरकार में कोर्ट में गई, आपकी सरकार में पुलिस के पास गई, लेकिन अब तक उनकी जमीन नहीं मिल पाई है। क्या कर रहे थे आप? जब समाजवादी पार्टी डिबेट में बैठ के ये कहती है कि उस औरत का नाम ही मुझे नहीं पता है, फिर तो आपका कोई फायदा नहीं है सर यहां पर बैठने का। भारद्वाज जी वो कौन है, कैसे है, हम पूरे क्या कहते अतीक की पूरी हिस्ट्री को तो
अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो फिर दर्द तो आपको हो रहा है ना, आप ये पुलिस वालों की बात कर रहे हैं, सब कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन जिसकी जमीन अतीक अहमद हड़प लेता है उसे आप नेता बना देते हैं। फिर तो मेरे को नहीं लगता कि आप टीवी डिबेट में बैठने के लायक भी हैं विनय कुमार जी, मुझे नहीं लगता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं माफी के साथ इन बातों को कहता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप टीवी डिबेट में बैठने के लायक भी हैं जब आपको पता नहीं है कि एक औरत की जमीन हड़प ली जाती है, अतीक अहमद उसे गोली मारता है आपकी की सरकार में, आप उसे टिकट दे देते हैं, उसके बावजूद आप ये कहते हैं कि मुझे उसका नाम ही नहीं पता है। शर्माती है सर। लगता है कि आप एंकर के विनय कुमार जी प्लीज, विनय कुमार जी, विनय कुमार जी मुझे मत समझाइए कि मैं एंकर कैसा हूं कैसा नहीं हूं। विनय कुमार जी, आपको सच पता है। विनय कुमार जी, सच आपको नहीं पता है सर। मैं मुद्दे की बात में जब लेके, एक मिनट सर सुन लीजिए विनय कुमार जी, अगर हर्ष भारद्वाज मुद्दे की बात को लेकर आता है तो समान तथ्यों को लेकर आता है। विनय कुमार जी, विनय कुमार जी, हम तथ्य और सच सब तमाम रखते हैं, संदीप त्रिपाठी भी जानते हैं, आशीष हांडा भी जानते हैं, आप भी समझ लीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। संदीप जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप जल्दी से। संदीप जी, आपकी पहली बात तो एक बात तो मेरा ऐतराज है कि किसी की निजी काबिलियत को आप इस तरीके से। संदीप जी कोई एक जना बोले तो मैं उसका जवाब दूं, एक जना बोले तो मैं जवाब दूंगा। एक मिनट सर सुन लीजिए, मेरी बात कर रहे हैं, मैं जवाब दूंगा ना। विनय जी एक मिनट रुक जाइए, सुन लेते हैं ना संदीप जी क्या कह रहे हैं। कटाक्ष करिए, आपको मना नहीं है, आप कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन उसका जवाब भी सुनिए। आपके अंदर दम नहीं है, आ रहा हूँ विनय जी, एक मिनट। संदीप सुनिएगा भाई, आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ सर मेरे को पता है आप मेरी बात कर रहे हैं, मैं जवाब दूंगा, आप बोलिए। नहीं विनय जी की बात मैं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप राजनीति के इतिहास के बारे में जानते हैं, कितनी बार वो विधायक बना, कैसे कैसे बना, कौन कौन सी पार्टी से बना, वो पार्टी आज कहाँ है, इसके साथ आप बता सकते हैं? आप सूरजकली के बारे में जानते हैं, कितनी बार कितनी गोलियां खाई हैं जानते हैं आप? हम तो बगल के हैं, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश से, कहाँ से आप संदीप जी, कहाँ से आप? संदीप जी सुन तो लीजिए, आप जानते हैं सर एक आम इंसान के बारे में आप जानते हैं आम इंसान क्या चाहता है? संदीप जी सुन लीजिए, आप राजनेता हैं, आम जनता का दर्द आपको होना चाहिए सर। आप समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं चुनाव में, लेकिन आम जनता का दर्द भी समझिए सर, उस औरत का दर्द भी समझिए जो 12 गोलियां अपने शरीर पे खा लेती हैं फिर भी लड़ती हैं। सर अब जवाब सुन लीजिए संदीप जी, मैं अतीक का महिमा मंडल कतई नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वो 3 बार अपना दल से विधायक रहा है और अपना दल आज भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। अगर इतना ही नफरत है तो अपना दल से कहते कि हमारा गठबंधन नहीं है, हम गठबंधन आपसे नहीं रखेंगे, आपने आप ही नेता बनाया। आशीष जी जवाब दीजिए, संदीप जी कह रहे हैं इसका जवाब आपको लेना होगा, फिर वो कहेंगे पक्षपात आप करते हैं। आ रहा हूँ विनय जी, आ रहा हूँ, बस 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। विनय जी आपके पास आ रहा हूँ, इसका जवाब तो ले लेते हैं ना विनय जी। विनय जी संदीप, विनय जी रुक जाइए, विनय जी फालतू की बात मैं नहीं सुनता हूँ यहाँ पर, मैं आपको पूरा समय दूंगा विनय जी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि कौन कैसे सवाल पूछे कौन कैसे सवाल नहीं पूछे। विनय जी आपके पास आ रहा हूँ, चिल्लाने से समय व्यर्थ होगा सर, आप अपनी बात को नहीं रख पाएंगे विनय जी। आशीष जी संदीप त्रिपाठी जी का जवाब दीजिएगा। विनय जी 1 मिनट सर, विनय जी मैं मुद्दे की बात में आवाज नहीं डाउन करता हूँ विनय जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा सर, प्लीज सुन लीजिए विनय जी। आइए आशीष हांडा जी, आशीष हांडा जी जवाब दीजिए। बौखलाहट पता लगता है मुझे कैसी, बौखलाहट नहीं है, ठीक है बोल लीजिए सर, कितनी देर बोलेंगे, सभी खामोश हो जाते हैं, बोलिए। मैं पूछ रहा हूँ आपको, बोलिए। आपको भी पता होना चाहिए, भैरव सिंह शेखावत जब चुनाव लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी से बगावत करके यही अतीक अहमद भाजपा के खेमे में जाकर के बैठा था। आपको पता है चाटुकार महोदय, आपको पता है रीता बहुगुणा जोशी जब वो इलाहाबाद से चुनाव लड़ रही थी तो इनको रातों रात चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के इलाहाबाद जेल में शिफ्ट किया गया। सुनिए चाटुकार महोदय, और जिस तरीके से कल उस दिन हत्या के दिन पुलिस वालों ने बड़े इज्जत के साथ खींच करके बाहर निकाल रही थी, आपको नहीं मालूम है स्क्रिप्टेड है? हो गई तसल्ली, तसल्ली हो गई आपको? अरे भैया तसल्ली हो गई क्या? अब मैं बोलूं कुछ? तसल्ली हो गई आपको क्या?
चाटुकारिता बोलने से पहले आप ये बताइए अतीक अहमद को टिकट कौन देता है? संदीप जी ने खामोशी से सवाल पूछा, मैं संदीप जी का सवाल आशीष आंडा जी से ले रहा हूँ, लेकिन बौखलाने से काम नहीं चलेगा सर। आप ये पूछ रहे हैं, रीता बहुगुणा जोशी का नाम ले रहा है, उसका भी सवाल मैं बीजेपी से लूंगा। अगर बीजेपी की सरकार में कोई था तो बीजेपी उसका जवाब देगी ना। विनय जी, बौखलाने से कुछ नहीं होता है विनय जी। आप किसी को कोई सी भी संज्ञा दे दीजिए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी बात को तरीके से रखेंगे तो बेहतर रहेगा, तरीके से रहेंगे तो बेहतर रहेगा। हर्ष भारद्वाज को गाली देने से आपका कुछ नहीं होगा विनय जी। विनय जी तथ्य रखिए, संदीप त्रिपाठी जी जैसे तथ्य रख रहे हैं, आंडा जी जैसे तथ्य रख रहे हैं, आप भी रखिए। विनय कुमार जी, विनय कुमार जी सुन लीजिए, विनय कुमार जी, विनय कुमार जी, विनय कुमार जी, विनय कुमार जी रुक जाइए। विनय आंडा जी, आंडा जी जवाब दीजिए। आंडा जी, आंडा जी बोलिए, उनका स्पीकर चलता रहेगा। मेरी मजबूरी है कि मैं मुद्दे की बात में किसी की आवाज को डाउन नहीं करता हूँ। जल्दी से नहीं तो ये तो अपनी पार्टी का चरित्र दिखाते हुए अराजकता पे उतर आए हैं, गुंडागर्दी मचा के आप तब को धमकाने का ये काम कर रहे हैं। हम जैसे शरीफ लोगों को कहां बोलने देंगे? ये देखिए, संदीप जी के सवाल का जवाब दीजिएगा। आंडा जी, आंडा जी संदीप जी के सवाल का जवाब दीजिएगा। विनय कुमार जी जैसे बोल रहे हैं, मैं उनके सवालों का जवाब आपसे नहीं ले सकता, लेकिन संदीप जी के सवालों का जवाब दीजिएगा। आशीष जी, आशीष जी, अरे सुनो भाई, आशीष जी, विनय जी एक मिनट, विनय जी एक मिनट, विनय जी, विनय जी एक मिनट, आशीष आंडा जी रुक जाइए। विनय जी, विनय जी, विनय जी, विनय जी सुन लीजिए, आपको सुनने के लिए यहाँ पर मंच दिया है, लेकिन अगर आप आलतू फालतू की बात करेंगे तो मेरा मंच आपके लिए नहीं है। विनय कुमार जी, आपने सवाल पूछने का काम किया, संदीप जी ने कहा कि बीजेपी सरकार में था, तो संदीप जी का जवाब वो देंगे। हांडा जी बीजेपी का गेस्ट इसलिए यहाँ पर बैठा है सर डिबेट में। विनय कुमार जी, पूरी डिबेट खराब करने की कोशिश आप मत करिए सर। मैं मुद्दे की बात में आवाज आपकी डाउन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा रूल है कि मुद्दे की बात में मैं आवाज को डाउन नहीं करता हूँ। अगर आपका चिल्लाने का शौक है तो जाइए सड़कों पर चिल्लाइए और अतीक के हमदर्द बनिए, अतीक अहमद अशरफ के हमदर्द बनिए। समाजवादी पार्टी जो गुंडागर्दी चलाती है, समाजवादी पार्टी जो अतीक अहमद जैसे माफियाओं को टिकट देती है, उसके लेकर आपको दर्द हो रहा है टीवी डिबेट में। विनय कुमार जी, आप चाटुकारिता मत करिए अतीक अहमद की, जो इस दुनिया में नहीं रहा। आशीष आंडा जी, आशीष आंडा जी जवाब दीजिए। जी हर्ष जी, ये बहुत क्लियर है कि विनय जी आपकी डिबेट अब ढंग से चलने नहीं देंगे, या तो आप उनका फीडर डाउन कीजिए या ये डिबेट का सत्यानाश होगा। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है जी, जी अपना दल का जो प्रेसिडेंट रहे हैं ये अतीक, ये रहे 1999 से 2003 तक। और अपना दल बीजेपी में कब आया है संदीप जी को मालूम है। आप कोई दल देखो, पॉलिटिक्स में तो कोई दल किसी ना किसी से इस तरह से आपस में गठजोड़ करता रहता है एज पर टू द नीड ऑफ द आवर, लेकिन वो व्यक्ति विशेष उस समय उस दल में है या नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, संदीप जी को मैं याद दिला दूं, शायद ये भूल गए हैं कि 2008 में जब इनका नो कॉन्फिडेंस मोशन इनके अगेंस्ट आया था और जब इनको लाले पड़ गए थे, तो इन्होंने एक एक सांसद को कांटेक्ट करना शुरू किया था, और ऐसे में उन सांसदों की लिस्ट बनाई गई थी जो जेल में बैठे हैं लेकिन शायद इनकी कहीं मदद कर पाए। तो ऐसे में इन्होंने अतीक अहमद को भी कांटेक्ट किया था और अतीक अहमद को वहां से पैरोल पे छुड़वा के, इनके पैरोल पे छुड़वा के अतीक को स्पेशली लाया गया था ताकि वो कांग्रेस के हक में वोट कर सके और कांग्रेस को वो नो कॉन्फिडेंस मोशन से किसी तरीके उबारने का काम कर सके। और हम सब जानते हैं कि पास्ट में अपराधियों को संरक्षण देने का काम जो है ये किस तरीके से किया गया है। इस छोटे से व्यक्ति को जिसने 1989 में 17 साल की उम्र में पहला मर्डर किया था, इतना बड़ा पॉलिटिकल संरक्षण देके कैसे बना दिया गया। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी। देखिए हर्ष जी, हमारे हांडा साहब जो बैठे हैं उनके पीछे देखिए मोदी जी की 2 फोटो लगी है। वो दोगला चरित्र मतलब दिखाते हो, करते भी हैं, फोटो के माध्यम से दिखाते हैं कि देखिए दोगले चरित्र के लोग हैं, दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये जवाब नहीं देते हैं, सवाल ही करते हैं। जिस सर की बात कर रहे हैं इनको पता नहीं है। अपनी ना बाबा के ऊपर बयान अब देखिए हांडा जी बात को पूरी होने देते हैं। राहुल बाबा खुद पैरोल पे हैं। हांडा जी बात को पूरी होने देते हैं। हांडा जी रुक जाइए। हांडा जी, आशीष हांडा जी, आपको जितना समय दिया त्रिपाठी को देना है। हांडा जी बात पूरी हो जाए
अपनी बात रखिएगा। रुक जाइए, बाबा जी कहाँ चुप गए? रुक जाइए संदीप जी, विषय पे आपके पास तो मोदी जी और मुद्दे की बात हो रही है तो मुद्दे की बात करिए। डिबेट करने का जब तरीका है आपके पास तो उस तरीके से बात करिए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, 2008 की बात बताइए कि क्या पैरोल दूसरे को ज्ञान दे रहे थे। मुद्दे की बात का रूल जानते हैं सर आप, हमें जनता को समझाना है सर, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है उनकी बात पूरी हो जाए, मैं आपको पूरा समय दूंगा। अगर टाइम खत्म भी हो जाएगा फिर मैं रिक्वेस्ट करके थोड़ा और समय लूंगा, प्लीज। हांडा जी, संदीप जी। हर्ष जी, पहली बात तो ये जिस सन की बात कर रहे हैं ये शायद इनको पता नहीं है। 2004 में वो पहली बार विधायक बने और जिसकी ये बात कर रहे हैं उस समय बिल्कुल वो कांग्रेस के अगेंस्ट में वोट दिया था। इनको शायद पता नहीं है। जाकर वो जो आपने आप सोशल मीडिया पे चला रहे हो ना, आपका ज्ञान सिर्फ व्हाट्सएप तक है। जाकर लोकसभा की कार्रवाई पर देख लीजिए, उसमें फैक्ट चेक आ चुका है। आपने झूठ फैलाया है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पोट्टी करते हो आप लोग शौचालय जाने के बाद, वो फैक्ट चेक में आ चुका है। को संयमित रखिए प्लीज, रिक्वेस्ट। नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं? देखिए एक मिनट आशीष हांडा जी, मैंने आपको कहा ना रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। क्या आपके चैनल की डिबेट 2 मिनट रुक जाइए आशीष हांडा जी। आशीष हांडा जी बात को पूरी होने देते हैं ना, फिर आप जितना मर्जी बोलिएगा। संदीप जी ठीक है, ये जिसकी बात कर रहे हैं ठीक है संदीप जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस घटना की बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के पक्ष में कितने वोट आए थे उस समय, ये नहीं बता पाएंगे। व्हाट्सएप संदीप जी मैं एक सवाल लेता हूं। संदीप जी ठीक है, आपकी आधार पर ये बात कर रहे हैं। 275 वोट मिले थे कांग्रेस। ठीक है संदीप जी, अब एक मैं सवाल लेता हूं। संदीप जी मैं एक सवाल अतीक अहमद ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। संदीप जी मैं एक सवाल लेता हूं, ठीक है संदीप जी आपकी बात हो गई। अब मेरी बात आ जाने दीजिए, उसके बाद सवाल सुनिए। मैं भी एक सवाल लूंगा संदीप जी, ठीक है जी बिल्कुल। ये कन्नी काट के निकल ली है। मैं 2-3 चीजें पूछ रहा हूँ। जब से ये घटना हुई बाबा जी कहीं जो है चले गए हैं, पता नहीं, उनका पता नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश पूरा जो है कानून व्यवस्था से त्रस्त है। अभी जालौन में छात्रा की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, दिन दहाड़े उसको मार दिया जाता है बीच चौराहे पे। चलिए ठीक है सर, ये रिपीट कर रहे हैं आप, कुछ और है तो बताइए जल्दी से। मैं एक सवाल लूंगा सर। नहीं मैं बिल्कुल बाहर हूँ सर, जल्दी। एक चीज ये बताइए, आप बताइए अगर आपकी मिली भगत नहीं है तो कौन से कानून के तहत 2 अपराधियों को एक हथकड़ी में आप बांध कर लेके आते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपने कहा कि वो गरीब थे, गरीब अपराधी थे, लेकिन उनको बड़ा अपराधी बनना था तो 8-8 लाख रुपए की पिस्टल कौन सी जमीन बेचकर खरीदे थे? दूसरी चीज, अगर आप ये कहते हैं कि अतीक ने पूरी जो है सर पूरी अगर जो है इसको रचा, षड्यंत्र को रचा, तो वो तो जेल में था। तो जेल में अगर वो बात कर रहा था तो आपने अहमदाबाद के जेल के कितने अधिकारियों को सस्पेंड किया, कितने के ऊपर कार्रवाई की, और यही बरेली जेल पर आप बता दीजिए। अगर नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपने किया है। ठीक है, पूरा रचा हुआ उमेश पाल की हत्या आपने कराई है। ठीक है संदीप, उमेश पाल की हत्या भाजपा ने कराई। मैं नहीं नकार रहा हूँ संदीप जी, हो गया आपका सवाल। अब मैं एक सवाल लूंगा आपसे संदीप जी। संदीप जी सवाल मेरा ये है, आप पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे अमरिंदर सिंह, उन्होंने खुलेआम कहा कि पंजाब में इतना माफिया था कि सोनिया गांधी को मैंने कई बार बताया, लेकिन उन माफियाओं को हम जड़ से खत्म नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारी सरकार चली जाती। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं सभी सरकारों का इसमें लूंगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में, एक मिनट सर बस पूरी बात हो जाने दीजिएगा। समाजवादी पार्टी से भी मैं यही पूछ रहा था, विनय जी से भी मैं यही कह रहा था कि भैया कौन संरक्षण दे रहा था। बीजेपी की सरकार से भी मैं यही पूछ रहा हूं कि भैया आपने लिस्ट तो जारी करती है, लेकिन इतना समय क्यों लग गया है आपको? आखिर ये कब जड़ से खत्म होगा? ये सवाल है संदीप जी। संदीप जी मैं जवाब दे देता हूं। जी, आपने कहा कि अपराध कब खत्म होगा और कैसे खत्म होगा, और अमरिंदर सिंह जी की बात कही। अमरिंदर सिंह जी जब सत्ता से बाहर हो गए तब उन्होंने एक आक्षेप लगाया, जबकि वो मुख्यमंत्री थे तो उन्हें किसी से अनुमति, और सोनिया गांधी कौन से उस पर थी कि उनको अनुमति लेने की जरूरत थी। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आक्षेप है, ये उसके सिवा कुछ नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी आपने कहा कि कैसे खत्म होगा। सर, जब तक आप अपराध को राजनीतिक के दृष्टिकोण से, पार्टी के दृष्टिकोण से, जाति और धर्म के दृष्टिकोण से देखते रहेंगे, एक गैंग खत्म करके दूसरी गैंग को खड़ी करते रहेंगे, कतई अपराध खत्म नहीं होगा। कोई भी सरकार हो, आपको अपराध के खिलाफ, अपराधी के खिलाफ उस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, एक वादा करेंगे फिर आप संदीप जी, एक वादा करेंगे। अब बात आ जाने दे। हाँ जी,
एक वादा लेता हूं आप दोनों से। संदीप जी प्लीज एक सवाल तो सुन लीजिए संदीप जी, एक मिनट बात आ जाने दीजिए फिर पूरी हर चीज सवाल पूछे तो जवाब पूरा आ जाता है। मैं छोटे में देता हूं, ज्यादा बड़ी बात करता नहीं सर। फिर मैं एक वादा लेता हूं आप दोनों से जल्दी से। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के टॉप 100 के अपराधियों की नाम लिस्ट देखेंगे तो जो है हमारे मुख्यमंत्री के स्वजातीय लोग सब सर्वाधिक है, लेकिन उनके खिलाफ 6 साल में एक कार्रवाई नहीं होती है, एक भी कार्रवाई नहीं। जो 183 एनकाउंटर हुए हैं उसमें 60 के ऊपर मुस्लिम, उसके बाद दूसरे नंबर पर ब्राह्मण, तीसरे नंबर पर यादव, फिर छोटे छोटे संख्या और अन्य जातियों के, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री के स्वजातीय लोगों की संख्या बहुत कम है। आप तो जातिवाद पे आ गए, बता रहे हैं मुस्लिम कौन है, ब्राह्मण कौन है। अगर मेरे आंकड़े गलत निकल जाएंगे सर, सुन लीजिए, मेरे अगर आप डालते हैं ये तो, अगर मेरे आंकड़े गलत निकल जाएंगे तो मैं माफी मांग लूंगा। चले ठीक, आप बताइए संदीप जी सुन लीजिए ना, एक सवाल है हांडा जी, बस एक सवाल के बाद आ रहा हूं प्लीज, रिक्वेस्ट है। संदीप जी वादा करेंगे आप कोई भी चुनाव होगा कांग्रेस पार्टी किसी भी अपराधी को टिकट नहीं देगी? अभी मैं हाल ही में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की बात करूं या फिर आगे आने वाले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनावों की बात करूं, वादा करेंगे आप? एडीआर की रिपोर्ट जाके देखिए सर, कितने अपराधियों को आप ही लोग टिकट देते हैं। मैं एक पार्टी का जिक्र नहीं कर रहा हूं, वादा ले रहा हूं कांग्रेस पार्टी से। मैं बीजेपी नेता से भी ये सवाल पूछूंगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? आप ये कह रहे हैं कि हम अपराध को खत्म करना चाहते हैं तो अपराधियों को टिकट आप ही लोग देते हैं ना सर? संदीप जी सर मैं जवाब दे रहा हूं सर। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने एक कानून लेके आई कि 2 साल से जिसको ज्यादा सजा हो जाएगी वो जो है उसकी सदस्यता चली जाएगी, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अगर अपराध और अपराधी से लड़ने की हमारी मंशा नहीं होती तो ऐसा हम कानून लेके आते क्या? सारी पार्टियां आज भी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आपने कानून बनाया था इसीलिए राहुल जी की सदस्यता चली गई। संदीप जी एक MLC है जहाँ से मोदी जी सांसद है। संदीप जी सुन लीजिए ना, एक स्टेट का आंकड़ा रखता हूँ जहाँ पे आपकी सरकार है सर, आप चेक भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तथ्यों को रखता हूँ संदीप जी, और हम यहाँ लड़ने नहीं आते। संदीप जी आपको पता है कि हम तथ्यों पर बात करते हैं, आपकी कोई बात होती है तो उसको क्लियर करते हैं। सर अभी राजस्थान के अंदर माइनिंग माफिया चल रहा है सर, माइनिंग माफिया के तहत कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं तो कुछ लोगों की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। गहलोत जी पूरे 5 साल बिता चुके हैं, अब तो 2023 के अंदर चुनाव भी है, जब 2023 आ चुका है, जड़ से क्यों खत्म नहीं हुआ सर? आप ही कह रहे हैं हम तो कानून भी लेके आए थे और अपराधियों को खत्म भी करना चाहते हैं। एक स्टेट पर एग्जांपल तो सेट करिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है संदीप जी? एक स्टेट की बात कर रहा हूं सिर्फ बस। सर अभी आपने कहा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है, आज तक 9 साल हो गए, मैं बार बार 10 बार ये बात सवाल करता हूं कि आपने आरोप लगाए, हमने उन पर कार्रवाई की, उनको जेल भेजा, आपने आरोप, आपके आरोप के आधार पे आप फिर सत्ता में आते हैं तो उन आरोपों को आप क्यों नहीं सिद्ध करते? क्योंकि फिर आपके पास सीबीआई, ईडी सारे जो तथ्य जुटाती है, सबूत जुटाती है, वो भी आपके पास है, सॉलिसिटर जनरल भी आपका होता है, तो आप सजा क्यों नहीं करा पाते हैं? आपके आरोप पर हम तो कार्रवाई कर देते हैं। कांग्रेस अगर आरोप लगाती है आप तो उसकी जांच भी नहीं कराते हैं। हम तो आपकी बात सुनकर सीधा सवाल संदीप जी ने दिया है, सीधा जवाब दीजिएगा, सर घुमाइएगा मत, आपकी सरकार है। हांडा जी जल्दी से, फिर कुछ क्वेश्चन मेरे भी हैं। जी मैं अपनी बात रखूंगा जिस तरीके से संदीप जी ने अपनी बात रखी है, और उनसे भी मैं वही सभ्यता और सौम्यता की उम्मीद करूंगा, जैसे मैंने उनको टोका नहीं, वो भी उसी सभ्यता से मुझे सुने। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूं, जो आज का आपका डिबेट का टॉपिक है कि राजनीतिकरण जो है ये गैंगस्टर्स का, ये कब खत्म होगा और ये क्यों हो रहा है? तो हर्ष जी आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ये पता होना चाहिए। मैंने एक छोटा सा उदाहरण अभी कांग्रेस का 2008 का दिया था, नो सपोर्ट मोशन का, जब इनको खुद उन्होंने अतीक को बाहर निकाला और वोट डलवाया। लेकिन एक तथ्य मैं और रख दूं, अतीक जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से फिर देखिएगा कितने सेकंड चुप रह सकते हैं, हालत देखिए की बारी में, गलत बात कर रहे हैं आप। कैसे कहते हैं? ठीक है संदीप जी, आप पूरी बात रखिएगा सर, गलत बात कह रहे हैं आपको समय दूंगा, अगर गलत कह रहे हैं तो बताइएगा गलत है, मैं ऐसे माइंड अप नहीं करूंगा, मैं अपनी डिबेट का अंत ऐसे करूंगा ही नहीं संदीप जी, आपकी बात को लेकर करूंगा अपनी डिबेट का अंत। आपकी धोती में मैंने आग लगाई नहीं, अभी से क्यों कूदने लगे? हांडा जी जल्दी कीजिए, आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए, आपको आगे बढ़िए। हांडा जी वर्तमान की बात करिए, आपकी सरकार है। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से अतीक एमपी बन के पहुंचा था, मालूम है आपके दर्शकों को, वो नेहरू जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, नेहरू जी ने वहां से इलेक्शन लड़ा था। ये लोगों की तारे कहां तक गई हुई हैं
जब आप ये समझिएगा कि असदुद्दीन ओवैसी आज इल्जाम लगाते हैं कि यहां पे लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाया हुआ है, तो 2021 में इसी शाइस्ता को, जिसके की पति जेल में थे, उन्होंने अपनी पार्टी ज्वाइन कराई और मेयर का कैंडिडेट भी बनाया। क्या मालूम है आपके दर्शकों के कहां तक जड़े, कहां तक? कांग्रेस ने तो नहीं बनाया ना शाइस्ता परवीन को। नहीं, कांग्रेस, मेरी लड़ाई कांग्रेस से नहीं है, मेरी लड़ाई हर उस आदमी से है जो आज ये कह रहा है कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर खत्म है, और जो इस तरह के संरक्षण देता है अपराधियों को, और आज वही बाहर निकल के उल्टे सीधे बयान देता है। मेरा कहना मायावती जी को भी है कि जिनके अपने विधायक को, राजू पाल को, इस आदमी ने मरवा दिया। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये समझिएगा, राजूपाल बहुत मायावती जी ने उनके ऊपर कितने मुकदमे थे पता है आपको? देखिए फिर बोलने लगे बीच में, ये क्या राजूपाल के ऊपर कितने मुकदमे थे? जब तक आप जिप नहीं करेंगे ना, ये अपराधी पे आक्षेप लगाते हैं, अपराधी को महिमामंडित करिएगा, ये लेवल ही नहीं है कि आप अपराधी था, क्योंकि आपकी बात राजूपाल फैलाएंगे। इस बात को जानिए पहले। आशीष आंडा जी, आपकी सरकार सवाल जितना मर्जी तहजीब है कि एक सभ्य डिबेट में कैसे बैठते हैं। कोई आपसे कहानी सुना रहे हो? नहीं, आशीष आंडा जी क्या करेंगे? आप इनको चुप कराइए ना, आप इनको इधर की कहानी बता रहे हो। मेरे को आधा मिनट होता है बोलते हुए, ये अपनी बड़बड़ चालू कर देते हैं। आप अगर जवाब देंगे तब सुनेंगे ना सर। आप इनको चुप कराइए। क्या कर रहे हो कि यहाँ की बात वहाँ कर रहे हो? ठीक है, आप अगर मुद्दे की बात करेंगे मुझे भी अच्छा लगेगा ना सर। आप लोगों की बात हो गई, संदीप जी ने जो सवाल किया उसका जवाब पूछता हूँ। एक मिनट आंडा जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए आंडा जी। ठीक है, आपने संदीप जी के सवालों का जवाब। सर मैं अपनी बात तो पहले पूरी कर लूं। अपनी बात को आप पूरा करिए, एक सवाल है सर, प्लीज आंडा जी, मैं अपनी बात पूरी कर आंडा लूं, जी उसके बाद एक आपके सवाल सवालों है। के आंडा जवाब जी दूंगा। प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, एक सवाल ले रहा हूं सर। मैंने संदीप जी से भी वादा लिया, मैंने बोला कि भैया ठीक है, आप जंगल राज, माफिया राज खत्म करना चाहते हैं तो अपनी पार्टी में क्यों देते हैं टिकट माफियाओं को? आप भी वादा करिए। एक मिनट सर, आशीष आंडा जी सुन लीजिए, बीजेपी की सरकार में एक मिनट सर, आपकी बात मैं पूरी होने दूंगा, फिर मेरा सवाल रह जाएगा सर। मैं डिबेट इसलिए लेकर आता हूं कि मैं सवाल जनता के आपसे क्यों याद नहीं रख सकते आप? एक मिनट सर, एक मिनट आशीष आंडा जी, एडीआर की रिपोर्ट ये कहती है आशीष आंडा जी कि बीजेपी में भी ऐसे नेता हैं जिन्हें आपने टिकट दिया है जो अपराधी हैं। किसी का चिट्ठा तो साफ नहीं है। वादा करिए कि आप भी ऐसा नहीं करेंगे। अभी तो निकाय चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। जी हाँ जी हर्ष जी, मैं हर्ष जी मैं बहुत संजीदगी से बात कह रहा हूं। आपकी बात एकदम ठीक है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज अपनी विनेबिलिटी देखती हैं तो कई बार वो एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज करके ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जाता है जिनको शायद राष्ट्रहित में या समाज हित में टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है और ये सभी करते हैं। इसमें कोई बीजेपी दूध की धुली नहीं, इसमें कोई कांग्रेस दूध की धुली नहीं, इसमें कोई नहीं। फर्क सिर्फ इतना होता है सर कि कहीं कहीं पे दूध में नमक होता है, कहीं कहीं नमक में दूध डाल दिया जाता है। इस चीज को समझने का अंतर समझ में नहीं आया कि नमक में दूध डाल या दूध में नमक डाल। कि उससे लड़ने के लिए भाजपा ने क्या समझने का ये कहने का क्या मतलब लगता है, थोड़ा क्लियरिफाई कर दीजिए। हमने क्या किया इससे लड़ने के लिए, हमने बता दिया। आप इससे लड़ने के लिए क्या किए बता दीजिए। आपकी सरकार ने क्या किया या बता दीजिए। डिबेट में नहीं आऊंगा, ज्ञान देने से बात नहीं। आपने इससे लड़ने के लिए क्या किया, वो आपकी मर्जी है, लेकिन आंडा जी सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा ना संदीप जी। मेरी आवाज इनसे ज्यादा बुलंद है। आंडा जी एक रूल बना दीजिए। आंडा जी, आंडा जी मेरे पास वो भी रूल है कि कौन कितने समय तक बोलेगा, लेकिन आंडा जी क्रॉस क्वेश्चन होते हैं ना डिबेट में। आंडा जी बार-बार बीच में पंगे आंडा जी, आंडा जी वो सिर्फ सवाल कर रहे हैं, आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे हैं, बस इतना पूछा। नहीं क्यों कर रहे हैं सर, मैं उनकी बात ध्यान से सुनता हूं ना। ठीक है संदीप जी सुन लीजिए, बता दीजिए। संदीप जी सुन लीजिएगा, मैं आपको समय दूंगा। ठीक है आंडा जी बात को पूरी करिए। की बात भी करिए ना, बीच में मत टोकिए। ठीक है नहीं टोक रहे हैं, बात अपराधियों से लड़ने के लिए आपने क्या किया, लेवल क्या है, कौन सा कानून बनाया, जो ऐसे पंजा लगा के बैठे हो, कौन सा ऐसा चीज किया कि जिससे अपराधियों से बनाया गया है। वो हर एक मिनट में हर नेता के सिर पे थप्पड़ मारता है, ऐसा पंजा बना के बैठे हो आप अपने सिर के पीछे। अच्छा लगता है क्या ऐसी बातें बोलना? मेरे पास नहीं है क्या? मेरे पास जवाब भी है, लेकिन मैं अपने लेवल से नीचे गिरता आप अपने लेवल से नीचे गिर के अपनी पार्टी का चरित्र दिखाते हैं। मैं आपके खाने वालों को समझ में नहीं आएगा भाई, लेकिन जब मैं बात करना शुरू गौमांस का भक्षण करने वाले के चेलों को समझ में नहीं आएगा भाई। आप मेरे टाइम में भी बोलेंगे, ऐसे तो हो गई डिबेट। गाय का मांस खाने वाले रज्जू के चेलों को समझ में नहीं आएगा। आपका मतलब क्या मेरे बीच में बोलने का? अपनी हालत संदीप जी एक अभय मुद्रा, इनको तमीज कौन बीजेपी बोलिए हमारे को सेशन दे कि सभ्य डिबेट कैसे की जाती है। ठीक है हांडा जी बात को पूरा करिए सर, जल्दी से, समय कम है। हांडा जी
सर समय तो कम हो गई ना, समय बर्बाद पहले आधा उन्होंने कर दिया, बाकी इन्होंने कर दिया, अपनी जनता देख रही है ना सर, सब तो अच्छा लगता है ना सर। हांडा जी जो समय बर्बाद करेगा जनता उसका समय बर्बाद करती है ना सर, फिर वोट नहीं देती ना, जनता देखती है ना, टीवी डिबेट हो जाए फिर। मैं वही आपसे कह रहा हूं, देखिए मैं वही आपसे कह रहा हूं, यूपी में जब से योगी बाबा का राज आया है, इतने साल से जो समाजवादी पार्टी ने बेड़ा गर्क कर रखा था यूपी में, आज की डेट में स्टैटिस्टिक्स का बहुत शौक है संदीप जी को, मेरे बड़े लर्नड फ्रेंड हैं, मैं इसलिए इनको बताना चाह रहा हूं कि चाहिए चेक कर लें लॉ एंड ऑर्डर का डाटा कि डेकॉइटी में 79.83% डिक्रीज हुई है, रॉबरी में 63% डिक्रीज हुई है। हर चीज ये तरीका नहीं है, आप आवाज बंद कीजिए, ये कोई डिबेट करने का तरीका नहीं है। आप जंगली जानवरों को डाटा दे रहे हैं संदीप जी, वो डाटा दे रहे हैं, तथ्य बता रहे हैं, उनको सुन तो लीजिए सर, उत्तर प्रदेश में कितना डाटा है, क्या है, फिर आप अपनी बात को रखिएगा। अखाड़ा नहीं है सर, संदीप जी सुन लीजिए, वो डाटा आपको दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने एनकाउंटर हुए हैं, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हो रहा है, संदीप जी बता रहे हैं, सुन लीजिए फिर आप आवाज ऊंची कर लेने से सच्चाई नहीं छिप जाती है संदीप जी। कांग्रेस राज में मैंने आपसे सवाल पूछा, पंजाब के अंदर का सवाल आप नहीं दे पा रहे हो, राजस्थान का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जब ठीक होता है तो ठीक कहिए, खराब होता है तो खराब कहिए सर, आप विपक्षी पार्टी है संदीप जी, ऐसा नहीं चलेगा। संदीप जी आएंगे, मैं इनको बोलने नहीं दूंगा, ये तरस जाएंगे बोलने के लिए, मैं वादा करता हूं आपसे आज इस डिबेट के माध्यम से, क्योंकि इस आदमी को तमीज नहीं है बात करने की। विपक्ष को गोली मारवा दो। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, और विनय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, समाजवादी पार्टी से आप थे, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ आने के लिए। सिस्टम में कितनी कमी है, कितने लूप होल हैं, उस पर हम मुद्दे की बात में आज हम चर्चा कर रहे थे और सवाल पूछ रहे थे कि आखिर ये माफिया राज कब खत्म हो गया। देश की आजादी को इतने साल हो गए हैं, 75 साल, लेकिन अब तक माफिया राज खत्म नहीं हुआ है। जहां आप रहते हैं वहां पर भी माफिया राज है, लेकिन आप यकीन मानिए कि ये सब आपका ही किया कराया धरा है, क्योंकि आप उन नेताओं पर यकीन कर लेते हैं, उन अपराधियों पर यकीन कर लेते हैं जिन्हें आप वोट दे देते हैं, क्योंकि लिस्ट जारी नेताओं की तरफ से कर दी जाती है और आप उन्हें वोट दे देते हैं जबकि वो अपराधी होता है। लेकिन लोकतंत्र में खूबी यही है कि आपके पास ताकत है वोट डालने की, और समझिएगा, परखिएगा, फिर वोट डालिएगा ताकि अतीक जैसा कोई और पैदा ना हो जाए और ऐसे राजनेता उन्हें संरक्षण ना दे दे। ये आपकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हम आपको समझाते भी हैं, लेकिन असल सच मुद्दे की बात में बताते हैं। 8 सेकंड 48 घंटे का सच जानने की कोशिश कर रहे थे।